आज 26 फरवरी है 2021 और फर्स्ट डॉक्टर रियाजुद्दीन मेमोरियल स्कूल ऑन फिज़िक्स हेल्ड एट डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। आज उसका 5वां और आखिरी दिन है। तो आज स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स का भी 5वां लेक्चर है और आखिरी लेक्चर है। तो अब तक के जो हम सिलेबस है उसमें थर्मल पार्ट जो है वो भी मुकम्मल कर चुके हुए हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स का, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का जो थर्मल पार्ट है वो भी मुकम्मल कर चुके हुए हैं। उसके बाद फार्मूलिज्म ऑफ स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स वो हमने की, वो मुकम्मल की। और ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल और माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल ये मुकम्मल किए। और उसके बाद जो है वो क्लासिकल क्वांटम मैकेनिक्स कल हमने मुकम्मल की है, जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस पे करती है, बेस करती है। ठीक है, ओके। और आज जो है उसका अगला पार्ट क्वांटम स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स आज का हमारा मेजर टॉपिक है। तो इसमें जो आज हमने चीज़ें देखनी है वो थोड़ी सी मैं बयान कर देता हूँ। आज के जो हम लेक्चर में सारा कवर करना है जस्ट 2 मिनटों में। पहला, फेलियर ऑफ क्लासिकल स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स। जो हमारे क्लासिकल कॉन्सेप्ट हैं, न्यूटोनियन के, लैग्रेंजियन वगैरह के, ये सारे क्लासिकल फिज़िक्स कहाँ कहाँ फेल हुई है और जिसकी वजह से फिर आगे क्वांटम की हमें ज़रूरत पड़ी है। इसको हल्का सा 2 मिनट में टच करेंगे। और उसके बाद फिर क्लासिकल स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स और क्वांटम स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स का फ़र्क जो है वो क्या है, इसको हमने लास्ट टाइम डेंसिटी टेम्परेचर डायग्राम से एक्सप्लेन किया था। मैंने डेंसिटी टेम्परेचर डायग्राम से एक्सप्लेन किया था कि डेंसिटी टेम्परेचर डायग्राम में कौन सा हिस्सा जो है वो क्वांटम स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स का है और कौन सा क्लासिकल का है। आज हम कोशिश करेंगे कि उसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट देखें। उस वक्त तो डायग्राम में हमने देखा है ना, टेम्परेचर डेंसिटी डायग्राम में। आज हम उसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट देखेंगे, क्या कंडीशन है कि किस कंडीशन के तहत सिस्टम जो है वो क्लासिकल में जाता है और किस कंडीशन के तहत सिस्टम जो है सिस्टम ऑफ लार्ज पार्टिकल्स वो क्वांटम में चला जाता है, क्वांटम स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स में चला जाता है। और फिर हम क्वांटम में जो मेजर 2 डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हैं, एक फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये दोनों हम देखेंगे। और इसमें मैं आज ना डेरिवेशन नहीं दोनों की करवाऊंगा, दोनों डिस्ट्रीब्यूशन की डेरिवेशन मैं नहीं करवाऊंगा। उसमें मैं हिंट आपको दे देता हूँ, वो ये है कि आप ग्रैंड कैनोनिकल पोटेंशियल जो है उसका ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन लें, उससे डेरिवेशन करें तो आप फर्मी तक भी पहुँच जाएंगे और बोज तक भी पहुँच जाएंगे। हिंट मैं दोबारा बयान करता हूँ, ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल का ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन लें जो हमने कल किया है, उसको आगे लेके चलेंगे तो आप दोनों ड्राइव इजीली कर लेंगे। कुछ स्टेप्स हैं वो आप उन तक पहुंच जाएंगे। और फिर फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है इसको हम देखेंगे एट 0 केल्विन, डिटेल के साथ देखेंगे इसे। फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एट 0 केल्विन, इसको हम डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। और फिर इसी तरह बोज आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और बोज आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से हम अपना पूरा ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी वो उसको फॉलो करता है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सारी इसको फॉलो करती हैं। फोनॉन्स जिसको हम एनर्जी कैरियर इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सॉलिड मटेरियल्स में जो एनर्जी कैरियर हैं फोनॉन्स, वो भी बोज आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को फॉलो करते हैं। फोटॉन्स, लाइट के जो फोटॉन्स हैं वो इसको फॉलो करते हैं। लाइट के फोटॉन्स का मेरा मतलब पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो वेव्स हैं वो इसको, यानी उसमें बुनियादी पार्टिकल तो फोटॉन ही है, वो इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को, बोज आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को फॉलो करता है। और फिर हम ये देखेंगे कि दोनों डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस हायर टेम्परेचर लिमिट विद लो डेंसिटीज, इस पे दोनों डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस मैक्सवेल फर्मी भी और बोज भी, ये दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में। ये हम देखेंगे, ठीक है। एट हायर टेम्परेचर विद लो डेंसिटीज, इस लिमिट में दोनों डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, दोनों क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, दोनों फर्मी और बोज आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में। और एंड पे फिर हम तीनों डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस का कंपैरिजन करेंगे। एक क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यानी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और दोनों क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, उन तीनों का फिर कंपैरिजन देंगे। तो यहाँ तक हमारा ये आज का लेक्चर है। अच्छा, इससे पहले आगे जाने से पहले आइडेंटिकल पार्टिकल्स की टर्म हम इस्तेमाल करते हैं जब हम क्वांटम में जाते हैं। आइडेंटिकल पार्टिकल्स क्या होते हैं?
तो आइडेंटिकल पार्टिकल्स के हवाले से ये है कि अगर हम एक फुटबॉल लें और एक टेनिस की बॉल लें तो ये आइडेंटिकल नहीं है। वो आइडेंटिकल पार्टिकल्स जो हम क्वांटम की टर्म में इस्तेमाल करते हैं, मैं वो बता रहा हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स में जब हम आइडेंटिकल पार्टिकल्स की टर्म इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या मुराद है वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर एक टेनिस बॉल और फुटबॉल है, दोनों गोल तो हैं बट दे आर नॉट आइडेंटिकल इन रिस्पेक्ट ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स टर्म विच इज़ यूज्ड इन क्वांटम मैकेनिक्स, उसमें ये आइडेंटिकल नहीं है। अच्छा, एक हमारे पास प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी आइडेंटिकल उस सेंस में नहीं है, लेकिन प्रोटॉन ये आइडेंटिकल है, इलेक्ट्रॉन ये आइडेंटिकल है, ठीक है। तो एक तो ये वजाहत थी। फिर दूसरा दो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, ये भी हमें क्लियर होनी चाहिए। जो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं ये आमतौर पे जितने क्लासिकल पार्टिकल्स हैं ये डिस्टिंग्विशेबल हैं, जिसमें दो टेनिस बॉल अगर मैं थ्रो करूं तो वी कैन डिस्टिंग्विश बोथ द टेनिस बॉल्स कि ये एक को लेबल मैंने 1 किया है, दूसरे को लेबल 2 किया है, तो हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, आमतौर पर क्लासिकल पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं यूजुअली। और फिर दूसरा है इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स की टर्म जो इस्तेमाल होती है वो होती है क्वांटम पार्टिकल्स के लिए, जहाँ पे वेव फंक्शंस ओवरलैप कर जाते हैं और दोनों के वेव फंक्शंस के ओवरलैप करने की वजह से आप दो इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग नहीं कर पाते, या दो क्वांटम पार्टिकल्स को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, उनको अलग अलग नहीं देख पाते। तो ये टर्मिनोलॉजी आमतौर पर क्वांटम पार्टिकल्स के लिए इस्तेमाल होती है विच इज़ इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। तो ये आइडेंटिकल पार्टिकल्स के हवाले से ये 2-3 नुक्ते थे कि आइडेंटिकल पार्टिकल्स क्या होते हैं और डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स क्या हैं। अच्छा, आज का लेक्चर जो है वो अब क्योंकि क्वांटम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की तरफ आज हमने जाना है तो उसमें थोड़ा सा क्लासिकल स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का देख लेते हैं कि उसमें फेलियर क्या है। ये हमने पहले पढ़ रखे हैं जी कि वो जितनी भी जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है हम क्लासिकली उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अच्छा, फिर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री में रहा मसला, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए ना हम, ये भी हम एक्सप्लेन नहीं कर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जो कंटिन्यूस पैटर्न जो थे हमारे, कंटिन्यूस कॉन्सेप्ट जो था हमारा वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो उसके बाद फिर क्वांटम आई, क्वांटम ने फिर डिस्क्रीटनेस के कॉन्सेप्ट दिए, क्वांटा का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। प्लांक्स ने इसमें काम किया और फिर उससे आज जो है क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो शुरू हुई और उसने फिर इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। तो क्वांटम मैकेनिक्स में फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस की बात करें तो उसमें फिर दो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस मेजर हैं, फर्मी ड्रैक और बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस। अच्छा, अब हम थोड़ा सा देखते हैं क्लासिकल और क्वांटम फिजिक्स कहाँ कहाँ अप्लाई होती है। लास्ट टाइम मैंने डेंसिटी टेम्परेचर डायग्राम से एक्सप्लेन किया था, आज उसका थोड़ा सा मैथमेटिकल एस्पेक्ट जो है वो देख लेते हैं जी। इधर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, ये मैं बात कर रहा हूँ क्लासिकल एंड क्वांटम रेजीम्स, ठीक है। इसका थोड़ा सा आज ना मैथमेटिकल एस्पेक्ट देखेंगे। मैथमेटिकल एस्पेक्ट आज इसका देखेंगे कि दोनों को हम किस तरह एक्सप्लेन कर पाते हैं। लास्ट टाइम हमने टेम्परेचर डेंसिटी डायग्राम से किया था, उसको भी थोड़ा सा साथ ले लेते हैं ताकि ये बहुत मुनासिब टाइम है कि इसको हम एक्सप्लेन करें। अच्छा, इसमें जो ग्राफ इसका था डेंसिटी टेम्परेचर डायग्राम का वो कुछ इस तरह का था, ठीक है। इस तरह का इसका ग्राफ आता है डेंसिटी टेम्परेचर डायग्राम का। जो डेंसिटी की तरफ है ये जो है क्वांटम मैकेनिक्स है, मतलब क्वांटम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है, और ये जो पार्ट है ये क्लासिकल पार्ट है, क्लासिकल स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का पार्ट है जो टेम्परेचर एक्सिस के ऊपर है। तो अब ये जो लाइन है ये है n लैम्डा dB इक्वल्स टू 1। ये वो लाइन है कि जहां पे डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय डी ब्रोगली वेवलेंथ और इसका क्यूब, अगर ये इक्वल टू 1 है तो वो इस डेंसिटी टेम्परेचर डायग्राम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक। और इसमें पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको फिर आगे लेके चलते हैं। इसमें अगर लेस देन 1 हो तो वो दूसरी तरफ चला जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो तो वो दूसरी रीजन में चला जाएगा। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा देख लेते हैं।
अच्छा, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस में इसको सॉल्व करने लगा हूँ पहले इसको, फिर इसको ग्रेटर देन और लेस देन की लिमिट बाद में लगाते हैं। पहले इसको, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज अ फंक्शन ऑफ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इज प्रोपोर्शनल टू द डी ब्रॉग डेंसिटी, यस, 1/n 1/3। ठीक है, जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है ये डेंसिटी का फंक्शन है कि दो पार्टिकल्स के दरमियान जो फासला है, और इन दोनों के दरमियान इन्वर्स रिलेशन तो आपको नजर आ रहा है कि अगर डेंसिटी बढ़ाएंगे तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा, और अगर आप डेंसिटी को कम करेंगे तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये इनके दरमियान रिलेशन है। सो डेंसिटी, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज इनवर्स फंक्शन ऑफ डेंसिटी। तो अब दूसरा है हमारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो हमें लैम्डा डी बी का पता है कि दैट इज इक्वल टू h/mv। तो अगर मैं यहाँ पे v को कैलकुलेट करने के लिए मैं थोड़ा सा दो स्टेप करूँ, हाफ mv² इज इक्वल टू 3/2 kBT। इनका अगर मैं कंपैरिजन करूँ और 2 से कैंसिल हो, और यहाँ से हम v निकाल लें तो वो बनता है 3 kBT/m और इसका स्क्वायर रूट। तो इसको यहाँ पुट करते हैं, h/m इंटू 3 kBT/m इसकी पावर 1/2। इस m को इसके साथ सॉल्व करें तो ये आ जाता है h/3m kBT इसकी पावर 1/2, which is equal to डी ब्रॉगली वेवलेंथ। बता देंगे, जस्ट 5 मिनट्स की ब्रेक है। अच्छा, थोड़ा हम सेटिंग करने लगे। ठीक है, 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर दोबारा आते हैं। कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम है तो फिर उसके दोबारा मिलते हैं 5 मिनट के बाद। ठीक। अच्छा, अब हम यहाँ पे अगर 1/3 अंडर रूट को एक इक्विवेलेंसी में 1/2 पाई इक्विवेलेंस ले लें अगर, just for numerical approximation, तो it becomes h/2 pi m kBT raised to power 1/2 lambda dB। तो ये अभी हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है इन टर्म्स ऑफ थर्मल एनर्जी लिखने की कोशिश की है। अभी तक के हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ को थर्मल। तो अब अगर हम नेक्स्ट कैलकुलेशन में जो हमने ये वाली रिलेशन लिखा हुआ है इसका क्यूब लेके अगर इसमें पुट करें, यानी n मल्टीप्लाई बाय डी ब्रॉगली वेवलेंथ जी, n इंटू डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए हमने क्या लिखा है, h/2 पाई m kBT और इसकी पावर 1/2। और इसका हमें क्या चाहिए, क्यूब। 1/3। अच्छा, तो ये हमारे पास आ जाता है n h³ डिवाइडेड बाय 2 पाई m kBT इसकी पावर 3/2। ठीक, इक्वल्स टू 1। ये वो लिमिट है जो डेंसिटी टेम्परेचर डायग्राम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। एक पार्ट जो है वो क्लासिकल को बयान कर रहा होता है और एक क्वांटम को। तो यहाँ से अगर हम n की वैल्यू निकाल लें तो n हमारे पास आ जाता है n इक्वल्स टू 2 पाई m kBT रेज़ टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय h³। तो ये हमारे पास एक इन दोनों के दरमियान रिलेशन डेवलप होता है।
और इसी तरह अगर हम अब इसको टेम्परेचर की सेंस में लिखना चाहें इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, तो वो लिखा जा सकता है कि अगर हम 2/3 इधर और 2 πm kBT ओवर h रेज़ टू पावर 1/2 या 2/3 ले रहे हैं तो 3 से 3 कट 1/2 2 आएगा। ठीक, तो यहाँ से अगर हम t निकालें तो t इक्वल्स टू n रेज़ टू द पावर 2/3 h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 πm kb। तो अगर हम इसको देखना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर लिमिट, कौन सा टेम्परेचर लिमिट है जो क्लासिकल और क्वांटम को डिस्टिंग्विश कर देता है, अलग अलग कर देता है, तो वो टेम्परेचर लिमिट ये है। और इन टर्म्स अगर डेंसिटी देखना चाहते हैं तो वो ये है। ठीक है, तो अब ये वाला जो पार्ट है, जैसे मैं कह रहा था, ये क्वांटम का रीजन है और ये वाला स्टैटिस्टिकल का रीजन है। अच्छा, इसको भी ना आगे जाके दो पार्ट्स में हम फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। वैसे लास्ट टाइम मैंने यहाँ तक एक्सप्लेन किया था टेम्परेचर डेंसिटी डायग्राम को। इसमें एक लिमिट ये भी है कि ये क्लासिकल पार्ट ही है सारा और ये क्वांटम पार्ट है सारा। ठीक है, ये वाला जो है ये नॉन रिलेटिविस्टिक है, ये भी नॉन रिलेटिविस्टिक है, और इससे ऑनवर्ड जो है ये अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक क्वांटम शुरू हो जाती है इस लिमिट से आगे। और इसी तरह इससे जो बिलो है वो नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम है। इसी तरह ये वाला जो पार्ट है ये नॉन रिलेटिविस्टिक क्लासिकल है और ये वाला पार्ट अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक क्लासिकल है। ठीक है, सर ऐसा है कि m डेंसिटी है ना, जी 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 T केल्विन में है टेम्परेचर जो आपके kBT है। जी जी अगर हम एक्सट्रीम देखें, इसको जीरो कर दें बाद में जस्ट टू चेक टी T m डेंसिटी यानी कि जीरो आ जाती है, जो कि मेरा ख्याल है उसके खिलाफ है जो हमारे नॉन सर वो वाला ये रीजन होगा, ये रीजन अनडिफाइंड है। मसलन ये वाला रीजन टेम्परेचर डेंसिटी जो डायग्राम है, आप शायद यहाँ पे सवाल कर रहे हैं, अगर मैं सही समझूं कि आप टेम्परेचर को जीरो करना चाह रहे हैं। जीरो पे कहते हैं T केल्विन, हाँ हाँ जीरो केल्विन में हम देखते हैं कि ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स के सारे इफेक्ट्स यानी कि जी जी ठीक है। बयान से गुजार और सारा कुछ हो जाता है। तो इसमें क्या बताती है? हाँ सर, जीरो के को वैसे एक्सपेरिमेंटली तो हम नहीं वैसे अचीव कर सकते, लेकिन अगर थ्योरेटिकल ग्राउंड्स पे हम जो आपने सवाल किया अगर उसी पे बात करें तो वो तो यही बताती है कि डेंसिटी लो होगी या बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। अब ये वैसे देखना पड़ेगा मुझे कि ये ग्राफ बिल्कुल ज़ीरो से पास कर रहा है या नहीं। ये मुझे थोड़ा सा अब आपके इस सवाल ने मुझे, हाँ जी, ये शायद ज़ीरो को ना टच नहीं करेगा बिल्कुल ग्राफ में। अब मैं इसको थोड़ा सा रिविजिट करूंगा, वैसे दोबारा रीचेक करूंगा कि ये बिल्कुल ज़ीरो को टच करता है कि नहीं। मुझे अब यहाँ पे ना आपके सवाल ने दोबारा रीथिंक करने पे कहा है कि इसको देखेंगे। मेरा ख्याल है ये ज़ीरो से स्टार्ट नहीं है, क्योंकि डेंसिटी का बिल्कुल ज़ीरो हो जाना तो वाकई वो मीनिंगलेस हो जाता है ज़ीरो केल्विन पे। ठीक है, लेकिन इसको देखें। लेकिन इसके अलावा ये सारा एरिया जो है वो इससे एक्सप्लेन होता है, वेल एक्सप्लेन होता है। अच्छा, अब एक और चीज़ जो मैं बयान करना चाह रहा था वो ये कि इस डेंसिटी टेम्परेचर डायग्राम से का जो लिमिट है वो है कि अगर इसको फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन में भी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन बेहतर तरीके से कर पाऊंगा कि इसकी जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है ना वो क्लासिकल रीजन में मॉडिफाई नहीं होती। अगर वो यहाँ पे पी वी इज इक्वल टू एन के बी टी है तो वो इधर भी अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक में भी इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट पी वी इज इक्वल टू एन के बी टी ही रहती है। ठीक है, और लेकिन जब हम जाते हैं क्वांटम के हिस्से में तो वहाँ पे जो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्टेट है इट इज सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय n रेज टू द पावर 5/3। ठीक है, और जब हम इसको अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक में ले जाते हैं क्वांटम के हिस्से में तो इसकी जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है विद सम कांस्टेंट इनटू नंबर डेंसिटी की पावर 4/3 है। तो अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक में इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट मॉडिफाई होती है। ठीक है, हमने देखा है कि क्वांटम का वो डेंसिटी डिपेंडेंट है नंबर वन, वहाँ से ये बात समझ आ रही है। लेकिन ये जो डेंसिटी डिपेंडेंट है
ये नॉन रिलेटिविस्टिक में इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट पी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू नंबर डेंसिटी की पावर 5/3 है, जबकि इधर जो है अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक में ये नंबर डेंसिटी की पावर 4/3 है, तो ये मॉडिफाई होती है इस हवाले से। ठीक है, तो हमने फेलियर ऑफ क्लासिकल भी देख लिया है कि क्लासिकल कहाँ फेल हुआ और हमें क्वांटम की ज़रूरत पड़ी। आइडेंटिकल पार्टिकल्स भी देख लिए, किसे कहते हैं डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, वो भी देख लिए क्या होते हैं, इस पर भी हमने बात कर ली है। तो आगे जो है हम अब जाते हैं फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे। अच्छा, इस पे ये था कि मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी बताया आपको कि हम फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की और आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की पूरी डेरिवेशन यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम अगर हम उसमें चले गए तो बहुत सारी चीज़ें आज की मिस हो जाएंगी। और आज हमारा स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का लास्ट लेक्चर है, तो मैं उसकी डेरिवेशन में नहीं जा रहा। उसके हवाले से सिर्फ हिंट ये है उसकी डेरिवेशन के लिए कि आप ग्रैंड कैनोनिकल पोटेंशियल का जो ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन है वहाँ से स्टार्ट करें उसकी डेरिवेशन, तो आप फाइनल नतीजे तक पहुँच जाएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट जो है उसका आपने ग्रैंड कैनोनिकल पोटेंशियल का ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन लेना है। जी जी ठीक। हाँ, यहाँ पे मैं हमारे दोनों केसेस में नॉन रिलेटिविस्टिक में भी अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक में भी बिल्कुल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जनरल या स्पेशल दोनों बिल्कुल वायोलेट नहीं होंगी, एक बात। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन मैं इसको अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक जो है वो कह रहा हूँ फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन के तनाजुर में, वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ उसकी रीजन कि अगर ई जो है जो फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मैं इसको वहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, इस सवाल को ना मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे चलते हैं, ये सवाल का भी मैं आंसर करता हूँ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब आपका सवाल वो नॉन रिलेटिविस्टिक अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक पे है और मैं यहाँ पे इसको 21 सेंस में इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं उसको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी, फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यह है जी फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जी, अभी हमने देखा है इसकी, अगर हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन देखें, फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो एफ ऑफ ई इक्वल्स टू 1/1 e raised to power e minus mu over kbt और +1। ठीक, ये इसकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की। ये फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को मैंने एनर्जी की फॉर्म में लिखा है। और इसको फॉर आर्बिट्रेरी टेम्परेचर, ठीक है, एट एनी टेम्परेचर T, ठीक है, अभी मैं 0 केल्विन पे नहीं गया। तो अगर हम इसी को लिखे 0 केल्विन के लिए तो ये मॉडिफाई इस तरह होती है कि e रेज़ टू पावर e माइनस EF ओवर KBT +1 एट T इक्वल्स टू 0 के। ठीक है, फर्क क्या आया? फर्क ये आया कि हमने म्यू को EF कह दिया, फर्मी एनर्जी। एट 0 के केमिकल पोटेंशियल बिकम्स फर्मी एनर्जी। ठीक है, ये हमने उस दिन भी बात की थी कि 0 केल्विन के ऊपर सिस्टम की एनर्जी क्या होगी। क्लासिकल आंसर तो इसका ये है कि 0, लेकिन क्वांटम मैकेनिकल आंसर इसका जो है, क्वांटम ये कहती है कि उसका एनर्जी जो है वो नॉन जीरो है, और फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन तो कहता है कि बिल्कुल नॉन जीरो वो नहीं है। उसी एनर्जी को तो हम फर्मी एनर्जी कह रहे हैं। एट 0 केल्विन जो सिस्टम की एनर्जी है, फर्मियॉन्स की जो एनर्जी है, हम उसी को फर्मी एनर्जी कहते हैं। तो
इसमें 0 केल्विन पे ये केमिकल पोटेंशियल जो है वो फर्मी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से एक और बात भी समझ आती है, जो हमने लास्ट जब केमिकल पोटेंशियल पढ़ा था उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि केमिकल पोटेंशियल असल में एनर्जी है। वो अब भी वो चीज़ साबित हो रही है कि ये एनर्जी है और सिस्टम में पार्टिकल्स के इंटर होने से या लीव करने से जो उसमें चेंज आती है उसी को हम केमिकल पोटेंशियल कहते हैं। अच्छा, इस पर आप थोड़ा सा इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो ये एफ ऑफ ई है एट 0 केल्विन फर्मी एनर्जी, और इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का है। ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है ये है T इज इक्वल टू 0 के, दिस इज द टेम्परेचर एक्सिस, ठीक है। और टेम्परेचर एक्सिस में इसको एनर्जी एक्सिस कहना चाहिए, दिस इज एनर्जी एक्सिस, क्योंकि हमने फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एनर्जी के टर्म में लिखा हुआ है। तो दिस एक्स एक्सिस इज एनर्जी एक्सिस while this f is the result of the distribution function, उसकी probability जो y axis पे आएगी। और ये जो है यहाँ पे अगर टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन है तो इसकी जो probability है वो मैक्सिमम है, f of e is equal to 1 at 0 की, ठीक है, मैक्सिमम probability। और ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी है, ये भी जो हम देख रहे हैं ना, एक तो इसका ये कि 0 केल्विन पे इसका ग्राफ ये आता है, दूसरा हम ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन असल में ये स्टडी करना चाह रहे हैं। तो अब 0 केल्विन पे हैं आप, 0 केल्विन से आप ऊपर उठना शुरू करें, टेम्परेचर को राइज करना शुरू करें, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है हम वो देखते हैं। जैसे आप करेंगे तो एक इस तरह का और इधर से वो उल्ट बन जाएगा, ठीक है। और दो टेम्परेचर मैं ले लेता हूँ, ताकि बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जा सके। जो ये वाला है ये है, फर्ज किया मैं इसको कह लेता हूँ T1, इसको T1 कह लेते हैं, इसको T2, T0, इसको T0, T1, T2। और इसका जो लॉजिकल पैटर्न बनेगा T0 इज लेस देन T1 इज लेस देन T2, 0 केल्विन से हायर है, बाकी दोनों टेम्परेचर 0 केल्विन से हायर है। और अगर वो हायर है तो अब ये वाला जो है, ये वाला जो इधर वाला, ये जो है T2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो है ये T1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 0 केल्विन पे जहां पे इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब ये है कि सिस्टम फुली डिजेनरेट है, सिस्टम इज फुली डिजेनरेट। और फुली डिजेनरेट सिस्टम होने का मतलब ये है कि जितनी भी वैकेंसीज थी एनर्जी की ऑक्यूपेशन की वो सारी फील्ड हैं, ऑल द एनर्जी स्टेट्स आर कंप्लीटली फील्ड, आर कॉल्ड कंप्लीटली डिजेनरेट सिस्टम। और 0 केल्विन पे फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बिल्कुल स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। लास्ट टाइम हमने उस वक्त भी बात की थी जब आपने डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की बात की थी कि क्या वो मैक्सवेलियन होगा, क्या वो मैक्सवेलियन होगा, वो मैं कहा था कि फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में वो स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे भी देखेंगे। तो ये स्टेप फंक्शन है, या इसका आंसर 1 है या 0 है, ठीक है। अगर वो फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, अभी नहीं होगा, वैसे अभी नहीं है, अभी मैंने इसको स्टेप फंक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा, वो आगे जाके जब जाता है ना, एक मिनट मैं लेता हूँ सवाल आप, इसके बाद जब हम जाते हैं ना अल्टा, इसी को हम लिख सकते हैं और रिलेटिविस्टिक में भी और अल्टा रिलेटिविस्टिक में भी, जो इनका सवाल था। तो अल्टा रिलेटिविस्टिक फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जब हम लिखते हैं और उसका एनर्जी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते हैं तो वो स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसमें कंप्लीटली डिजेनरेट सिस्टम है, कोई वैकेंसी आपको जो है वो मौजूद नहीं है। मीन्स अगर क्लास में 100 चेयर्स पड़ी हैं तो हर चेयर के ऊपर एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, एंड ऑल द चेयर्स आर फिल्ड, दिस इज द डिजेनरेट सिस्टम। कोई एनर्जी की स्टेट जो है वो वेकेंट नहीं है, ठीक है। द सिस्टम इज कंप्लीटली डिजेनरेट, लेकिन डिजेनरेट होने के बावजूद भी उसकी एनर्जी मौजूद है। मार्क्सिस्ट के मुताबिक कि वो 0 केल्विन पे भी अपनी मादा अपनी बुनियादी खसूसियत हरकत को नहीं छोड़ता, तो मादा की जो बुनियादी खसूसियत वो हरकत है वो 0 केल्विन पे भी मेंटेन रहती है, क्योंकि वो ये बता रहा है कि 0 केल्विन पे भी इसकी नॉन जीरो एनर्जी है, और मादा की
0 केल्विन पे भी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर यही है, हरकत मादे की बुनियादी खसूसियत है। अच्छा, तो इसका मतलब 0 केल्विन पे भी एटम्स जो हैं वो शायद वाइब्रेशनल और वाइब्रेशनल मोशंस या दूसरी मोशंस या ट्रांसलेटरी मोशन तो बिल्कुल नहीं करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं, वो तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो वहाँ भी शायद वो वाइब्रेशनल मोशन जो है वो कहीं ना कहीं 0 केल्विन पे भी मौजूद है, नॉन जीरो एनर्जी, और वो पार्टिकल जो है वो मूवमेंट में है। अच्छा, अब आपके वाले सवाल की तरफ मैं आता हूँ। अच्छा, अब ये यहाँ पे ये दो पार्ट्स हैं असल में, ये दो पार्ट्स हैं इसके, इस जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है ये दो पार्ट्स में लिखा जा सकता है। यानी एक जो है वो ये लिख देता हूँ 1 ओवर e रेज़ टू द पावर e रेज़ टू द पावर e ओवर kBt इंटू e रेज़ टू द पावर EF ओवर kBt प्लस 1 है। हाँ, यहाँ माइनस, ठीक है, थैंक यू, f ऑफ e। तो यहाँ पे दो पार्ट्स बन रहे हैं इसके, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो e है, अगर हम e जो है इसको पुट कर दें हाफ mv², इस e को अगर हाफ mv² पुट कर दें तो दिस इज नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि m0c² इज इक्वल टू kBt। इसका मतलब ये है कि kBt इज लेस देन m0c²। ये जो इस एनर्जी, इन दोनों का, अब हम क्योंकि ये वाला बात कर रहे हैं और ये एनर्जी है, सिर्फ इसको अभी आप जहन में रखें, अभी मैं सिर्फ इसके ऊपर बात कर रहा हूं, इस फैक्टर के ऊपर बात कर रहा हूं। तो अगर एनर्जी, दिस एनर्जी अगर हम इसको पुट कर दें हाफ mv² के, और इसकी जो थर्मल एनर्जी है सिस्टम की kBt जो है, अगर ये kBt m0c² से लेस है तो दिस इज नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट ऑफ द सिस्टम। और m0c² रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल, जो आप पार्टिकल अंडर कंसिडरेशन है। वैसे इस लेवल पे जाके सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही बचता है हमारे पास जो इस तरह की डीजेनरेसी को फॉलो करता है कि सिस्टम कंप्लीटली डीजेनरेट हो जाता है, कि वो सिस्टम जो इलेक्ट्रॉन्स के बने हुए हैं, नेचर में एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। तो अगर ये है तो वो नॉन रिलेटिविस्टिक में है। और अगर हम कहेंगे कि अगर हम E को हाफ mv² पुट कर दें तो हम कहेंगे कि जो फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये नॉन रिलेटिविस्टिक फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। और अगर हम इस E को m0c² पुट कर दें तो ये रिलेटिविस्टिक लिमिट है, यानी kBt उसकी m0c² के बराबर आ जाती है। और वैसे इलेक्ट्रॉन के लिए m0c² क्या होता है वो हमें पता है, क्या होता है? हाँ, 0.51 MeV, ये हमारे एक इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास एनर्जी है। तो अगर इस एनर्जी से लेस है तो हम नॉन रिलेटिविस्टिक में हैं। अगर वो इसके इक्विवेलेंट आ जाता है थर्मल एनर्जीज और ये दोनों, तो ये रिलेटिविस्टिक रेंज में आ जाता है। और अगर हम इसी एनर्जी को Pc पुट कर दें, मोमेंटम इनटू c, तो ये अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक लिमिट आ जाती है। और इस केस में जो kBt है ये ग्रेटर हो जाता है m0c² से। तो ये मैं एनर्जीज की बात कर रहा हूँ। जब ये रिलेटिविस्टिक अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक की बात कर रहा हूँ तो मैं सिस्टम की एनर्जीज की बात कर रहा हूँ, वेलोसिटीज की बात नहीं कर रहा। यहाँ इस किसी भी केस में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बिल्कुल वायोलेट नहीं होगी, ठीक है। सिस्टम की या वेव पैकेट की वो फेज वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा हो सकती है, वो वायोलेशन नहीं है। लेकिन सिस्टम की या वेव पैकेट की ग्रुप वेलोसिटी ज्यादा नहीं हो सकती। ग्रुप वेलोसिटी क्योंकि फिजिकल है, जो जितनी हमारी कम्युनिकेशन है वो सारी की सारी किस पे बेस करती है? ग्रुप वेलोसिटी पे बेस करती है। जो हमारा डाटा लेके जाती है जो कि फिजिकल है, वो कभी भी वायोलेशन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की नहीं कर रहा, मतलब अभी तक के मुताबिक वो नहीं कर रहा, ठीक है। हाँ, लेकिन फेज वेलोसिटी ज्यादा हो सकती है। वो फेज वेलोसिटी वो उस तरह फिजिकल सिस्टम की डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो वो वायोलेशन ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जो आपका सवाल था कि इस सारे में कहीं भी वायोलेशन नहीं है
और मैं इनको किन टर्म्स में ले रहा हूं, वो एनर्जी टर्म्स में ले रहा हूं, ठीक है। ये एनर्जी टर्म्स में मैंने लिया है। और यहां पे ये जो टी है ये टीएफ भी हो सकता है, बात का फर्मी टेम्परेचर सिस्टम से बहुत हायर है, ठीक है, कि दिस फैक्टर बिकम्स मच मच ग्रेटर देन 0.51 MeV, ठीक है। तो ये हाँ वही वो बात वही थी, वायोलेशंस की और वेलोसिटी। हाँ हाँ देखिए दो अलग चीजें, एक है मैक्सिमम ऑक्यूपेशन, ये वन मैक्सिमम ऑक्यूपेशन ऑफ द एनर्जी स्टेट्स बता रहा है, ठीक है। ये नहीं बता रहा कि एनर्जी स्टेट जीरो हो गई है, नो, एनर्जी स्टेट जीरो नहीं हुई। वही तो मैं कह रहा हूं कि 0 केल्विन पे भी उसकी एनर्जी है और 0 केल्विन पे भी उसकी एनर्जी है, उसी को तो हम फर्मी एनर्जी कह रहे हैं। और फर्मी एनर्जी जीरो नहीं है, 0 केल्विन पे फर्मी एनर्जी जीरो नहीं है, लेकिन सिस्टम कंप्लीटली डिजेनरेट है। और सिस्टम के कंप्लीटली डिजेनरेट होने का मतलब है F of E = 1, यानी कोई भी वैकेंसी मौजूद नहीं है। 100 चेयर्स हैं क्लास में, तो 100 के 100 टीचर्स, 100 के 100 स्टूडेंट्स उन चेयर्स पे मौजूद हैं, कोई भी वैकेंसी मौजूद नहीं है सिस्टम में। हाँ, फर्मी की वैसे हम डेफिनेशन भी यही करते हैं कि फर्मी एनर्जी वो लेवल है जिससे नीचे तमाम की तमाम एनर्जी स्टेट्स हाईली फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड है। हाँ, अब आप इससे अगला सवाल, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा? आप टेम्परेचर को इंक्रीज करें 0 केल्विन से 2 केल्विन 3 केल्विन इंक्रीज करना शुरू करें, तो फिर इफेक्ट क्या होगा कि ये देखें, मैंने T2 जो है ये हाई टेम्परेचर दिया है, तो अब ये स्टेप फंक्शन नहीं रहा, 0 1 वाला नहीं रहा, या अब जो है कुछ एटम्स ऐसे हैं, कुछ एनर्जी स्टेट्स ऐसी हैं जो पहले कंप्लीटली फील्ड थी, अब वो वैकेंसीज जनरेट करनी शुरू कर देंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 100 बैठे हुए थे, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स जो है क्लास से बाहर चले गए, 3 4 5 6। आप जितना टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे तो पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी वैकेंसीज को छोड़ना शुरू कर देंगे और सिस्टम फिर डीजेनरेट, फुली डीजेनरेट नहीं होगा, वो फिर पार्शली डीजेनेसी की तरफ जाना शुरू कर देगा कि कुछ जो है उसने एनर्जी स्टेट्स जो हैं वो खाली कर दी। जी है? क्यों भाई? डीजेनरेट किसे कहते हैं? इसके लिए लिटरेचर में यही टर्म इस्तेमाल हुई है और मैं यही कर रहा हूं। मैं तो वही टर्म इस्तेमाल करूंगा लिटरेचर में इस्तेमाल हुई है। फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसके लिए डीजेनरेट का ही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जब F of E = 1 है। ओके, द सिस्टम इज कंप्लीटली डीजेनरेट, बल्कि इसके साथ कंप्लीटली का वर्ड भी लगा देते हैं कि द सिस्टम इज कंप्लीटली डीजेनरेट मींस देयर इज नो वैकेंसी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि नॉन जीरो एनर्जी हो गई है, नो, दैट एनर्जी इज फर्मी एनर्जी। कहां पे? ये वाला कि ये वाली एनर्जी क्या आ रही है? नहीं, प्रोबेबिलिटीज अलग लगा रही है, बल्कि यहां पे इसके दरमियान में तो प्रोबेबिलिटी 0.5 है। इसका मतलब है कि 50% स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं 100 में से और 50% चेयर्स खाली हैं, ठीक है, 50% जो है वो, इसमें हम क्या कहेंगे कि हाफ ऑफ द वैकेंसीज आर वेकेंट एंड हाफ ऑफ द वैकेंसीज आर फिल्ड। एनर्जी की टर्म में इसको समझते हैं जी। क्या? केमिकल पोटेंशियल डिक्रीज होता है विद, ये क्या कहाँ कहा मैंने, ये कहाँ कहा मैंने बात? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। केमिकल पोटेंशियल टेम्परेचर के साथ रिड्यूस होता है, ये सवाल है, व्हाई इट रिड्यूसेस? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, ये ना मैंने बात कही है अभी तक, मैंने वैसे ये बात तो नहीं कही, वैसे जनरल क्वेश्चन है तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके साथ भाई केमिकल पोटेंशियल को मैंने पीछे डिस्क्राइब किया हुआ है फर्मी के साथ, मैं उसको थोड़ा सा लिख देता हूँ। पार्शियल ओवर पार्शियल एन ऑफ गिव्स पार्शियल ओवर पार्शियल एन ऑफ हेल्महोल्ट्ज इंथाल्पी पार्शियल ओवर पार्शियल एन ऑफ एफ, ये डिफाइन किया है हमने, ठीक है। यानी वो जो जितनी फ्री एनर्जीज हैं सिस्टम की उसकी चेंज है विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब हम लेते हैं तो ये है हमारा केमिकल पोटेंशियल, ठीक है, जो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है
या विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स सिस्टम में इंटर होने से या लीव होने से क्या फर्क पड़ता है सिस्टम की एनर्जी में? हाँ, नहीं आता वो कोई। अच्छा, हाँ, किसी भी आर्बिट्रेरी टेम्परेचर के ऊपर हम केमिकल पोटेंशियल ही लेते हैं, ठीक है। उसकी फर्मी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ 0 केल्विन पे बनती है, इसके अलावा कहीं भी वो फर्मी एनर्जी नहीं बनेगी, वो केमिकल पोटेंशियल ही रहेगा। अगर हम इस सेंस में बात कर रहे हैं तो 0 केल्विन पे जो एनर्जी है वो फर्मी एनर्जी है, अदरवाइज किसी भी आर्बिट्रेरी टेम्परेचर पे वो उसे हम केमिकल पोटेंशियल ही कहेंगे। अगर सिंपली जो है ना, ये जो आखिरी एनर्जी लिखी हुई है हमने, पार्शियल एफ और पार्शियल आई, जी जी, इसको कौन सी एनर्जी कहते हैं? ये हेल्महोल्ट्ज है। इसको लिखे ना एफ इज इक्वल टू यू माइनस टी एस। हाँ हाँ, इसको F को अगर हम लिखें एफ इज इक्वल टू यू लिख लेंगे, ई लिख लें, चले यू माइनस टी एस जी। डिवाइडेड बाय एन है ना सर, डिवाइडेड बाय एन। अच्छा, ठीक, एनर्जी सिस्टम है उससे टी बढ़ रही है, ये केमिकल पोटेंशियल आप लिख रहे हैं, केमिकल पोटेंशियल के शब्द में ना, वो डिक्रीज हो रही है, माइनस हो रहा है केमिकल पोटेंशियल से। आप ये कह रहे हैं कि u माइनस डिवाइडेड बाय n माइनस टी एस डिवाइडेड बाय n, ये कह रहे हैं। तो इससे सर f डिक्रीज होगा ना? सर वो केमिकल पोटेंशियल का फंक्शन आप लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो ये डिक्रीज हो रहा है तो केमिकल सर इस तरह नहीं हम इसको देख सकते, मेरा ख्याल है इस तरह नहीं देख। जी वो फिर सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंडेंस पोटेंशियल क्या है, उसका फिजिकली केमिकल पोटेंशियल क्या है, सिस्टम की एनर्जी में चेंज जब एक पार्टिकल इंटर होता है या लीव होता है। एनर्जी कौन सी है, ये पोटेंशियल फर्मी एनर्जी, ये फर्मी एनर्जी कह रहा हूँ, फ्री एनर्जी। यहां से देखें ना, गिब्स भी फ्री एनर्जी है, इंथाल्पी भी फ्री एनर्जी है, हेल्महोल्ट्ज भी फ्री एनर्जी है। तो सिस्टम की फ्री एनर्जी का जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ चेंज है उसे हम केमिकल पोटेंशियल कहते हैं। बॉन्डिंग की शेप है ना, जैसे जी 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 दूरी को बेहतर हम बढ़ाते हैं, बॉन्डिंग वीक होती जाती है। अगर केमिकल पोटेंशियल जो आप लिखते हैं ना, ये जी यूं को आपने लिखा है पार्शियल एफ बाय पार्शियल एन। जी 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 अब पार्शियल बाय पार्शियल एन, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं ई माइनस टी एस। जी, ठीक है, तो ये बन जाता है पार्शियल ई बाय पार्शियल एन ठीक है, माइनस पार्शियल बाय पार्शियल एन ऑफ टी एस। ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं टी को 0 केल्विन लेता हूँ तो ये टर्म 0 हो गई, सो म्यू आपके पास आ जाता है पार्शियल ई बाय पार्शियल एन। बट अगर मैं टी को 0 नहीं लेता हूँ देन मेरे पास म्यू जो होगा वो होगा पार्शियल ई बाय पार्शियल एन माइनस पार्शियल बाय पार्शियल एन ऑफ टी एस। ठीक है, ये दोनों का इफेक्ट है। यहाँ पर आपको केमिकल पोटेंशियल में टेम्परेचर एज फंक्शन ऑफ टी लेना पड़ेगा। इफेक्ट नजर आ रहा है, इसको एक्सप्लेन करना है। अच्छा अच्छा ठीक अच्छा, है, 0 केल्विन ठीक के है, ऊपर तो ये फर्मी एनर्जी बन फिर भी एनर्जी बन जाता है, ठीक है। यानी हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो फ्री ये हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है, इट इज आल्सो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये कहना चाह रहे हैं ना। तो हाँ, उसका फाइनली ये हम नतीजा निकालते हैं कि केमिकल पोटेंशियल इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये कहना चाह रहे हैं आप। ठीक है, सही है जी। Why energy states are larger in classical system but not in quantum system with respect to number of particles? हाँ जी, वो डेंसिटी टेम्परेचर डायग्राम बताती है हमें कि डेंसिटी जो डेंस सिस्टम्स हैं उनमें डेंसिटी बढ़ती चली जाती है और क्वांटम इफेक्ट्स ज़्यादा होते चले जाते हैं। ठीक है, तो क्वांटम इफेक्ट्स हमें हाईली डेंस सिस्टम्स में ज़्यादा नजर आते हैं, डिजेनरेट सिस्टम्स में ज़्यादा नजर आते हैं एज कम्पेयर टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के में जाएंगे तो वो क्लासिकल सिस्टम की तरफ जाना शुरू कर देंगे और वहाँ पे क्वांटम इफेक्ट्स नहीं होंगे। ये हमें डेंसिटी टेम्परेचर डायग्राम बताती है। क्वांटम या तो जो टेम्परेचर के है, हाँ जी, जो कल सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो लो एनर्जी पे आ जाते हैं। लो एनर्जी पे आ जाते हैं। इसके ना सादा सी है कि लो टेम्परेचर और मैनी पार्टिकल स्टेट्स, ये होती है रेफरेंस। लो टेम्परेचर या मैनी पार्टिकल स्टेट्स, लो टेम्परेचर या मैनी पार्टिकल स्टेट्स, थ्योरी है ना, ये मैनी पार्टिकल ठीक है, कि वो पार्टिकल इतने ज्यादा हो जाते हैं कि हम फिर वो सारे इन्फॉर्मेशन को मिला के फील्ड बना देते हैं। ठीक है, और उस फील्ड को फिर क्वांटाइज कर देते हैं। ठीक। अच्छा, अभी पार्टिकल सिस्टम लो टेम्परेचर पे देखते हैं, ओके वो क्वांटम। ओके, इस पे आप डिस्कशन मजीद भी हम करेंगे, लेकिन मैं लेक्चर फिर पीछे रह जाना और लास्ट डे है, मैं चाह रहा हूँ इसको पूरा कर लूँ। ठीक है, फिर इस पर बात करते हैं फिर दोबारा, इसके बाद भी बात करेंगे इस पर। मैं इसको रेज कर रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ। और अभी फर्मी ही चल रही है, फर्मी भी चल रही है और आपके हो सकता है कि बहुत सारे सवालों के जवाब अभी आपके सामने आ जाएं जब मैं अगली चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। और मैं अभी जितनी अगली डिस्कशन करने जा रहा हूं एट टी इक्वल्स टू 0 केल्विन,
अगली हमारी ज़्यादा डिस्कशन जो है वो T इज इक्वल टू 0 केल्विन पे रहेगी। ये ब्लैक मार्कर काम नहीं कर रहे भाई, अब ख़त्म हो गए। मैं कोई और रेड यूज़ कर लूँ या ब्लू? अच्छा जी, अच्छा जी, मैं अब आगे चलता हूँ। अभी हमने ये कहा था कि इसके लिए 2-3 चीज़ें तो हमने कह ली थी। ओके, फर्मी एनर्जी किसे कहते हैं? इसको मैथमेटिकल में एक स्टेप नंबर 1, फर्मी एनर्जी इक्वल्स टू h स्क्वायर ओवर 2m 3n ओवर 8 पाई रेज़ टू द पावर 2/3। ठीक। और अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ऐसी ये है कि ये फर्मी एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ n नंबर डेंसिटी। जैसे अभी आप कह रहे थे केमिकल पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इसी तरह फर्मी एनर्जी, यहाँ से ये समझ आ रहा है कि फर्मी एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ डेंसिटी, स्ट्रांगली डेंसिटी डिपेंडेंट। ठीक है। अच्छा, अगर हम ये निकाल लेते हैं और बाकी पैरामीटर्स को कांस्टेंट करें तो ये तकरीबन 3.65 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -19 n रेज़ टू द पावर 2/3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाकी सारे कांस्टेंट्स हैं, उनको पुट करें, सॉल्व करें, ये आता है। और ये फर्मी एनर्जी फिर पीछे n रेज़ टू द पावर 2/3 के साथ वेरी करती है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैंने लिखा है। अच्छा, अगर हम ये निकाल लेते हैं तो उसके बाद आप फिर नंबर 2, ये सारा 0 केल्विन पे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ अगेन। अगर हम ये निकाल लेते हैं तो फिर हम फर्मी टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं, EF इक्वल्स टू KBTF। ठीक है, इसको यूज करें और यहां से फर्मी टेम्परेचर निकाल लें। ठीक, अगर डेंसिटी नॉन है तो फर्मी एनर्जी नॉन है तो फर्मी टेम्परेचर निकल आएगा। और नंबर 3, फर्मी मोमेंटम। P of F equals to h over 3n over 8 pi 1/3। तो ये भी फर्मी मोमेंटम किस पे डिपेंडेंट है? फिर अगेन नजर आ रहा है कि ये हमारा डेंसिटी डिपेंडेंट है, फंक्शन ऑफ डेंसिटी। और फिर पॉइंट नंबर 4, म्यू, ये शायद आपके वाले सवाल का जवाब हो। EF इक्वल्स टू 1 माइनस पाई स्क्वायर ओवर 12 KBT डिवाइडेड बाय EF इसका स्क्वायर ये। और ये जो है केमिकल पोटेंशियल है। ये सर क्यों नहीं आ रहा है? n फर्मी एनर्जी में पड़ा हुआ है, n ने जान ही छोड़ना। 0 केल्विन पे n ने जानी, डेंसिटी ने जान ही छोड़नी। फर्मी एनर्जी दिस E of F इज फंक्शन ऑफ स्मॉल n नंबर डेंसिटी। ठीक है। और ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी यहाँ से नजर आ रही है, केमिकल पोटेंशियल जो है वो उसमें टेम्परेचर भी आ रहा है। ठीक है, थर्मल एनर्जीज भी आ रही हैं। ओके, अच्छा, आगे ये 4 पॉइंट्स हो गए। आगे 5वां पॉइंट है कि हम कपलिंग पैरामीटर भी निकाल सकते हैं। G of D इक्वल्स टू, इट्स द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो काइनेटिक एनर्जी को हम अगर फर्मी एनर्जी लिखें तो दैट इज E स्क्वायर n रेज़ टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 4 पाई E नॉट EF। तो ये कपलिंग पैरामीटर कि सिस्टम आपस में की कौन सी एनर्जी ज्यादा डोमिनेंट है, यानी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की ज्यादा डोमिनेंट है या काइनेटिक एनर्जी यानी ज्यादा डोमिनेंट है। तो वो हमें यहां से कपलिंग पैरामीटर हम निकाल सकते हैं। और इफ दिस GD इज मच ग्रेटर देन 1 द सिस्टम इज कोलिजनल। सिस्टम इज कोलिजनल। ठीक है, यानी इसमें कोलिजन सिस्टम की हम इग्नोर नहीं कर सकते अगर ये फैक्टर इससे बड़ा आता है। इसकी सेकंड, इफ GD इज लेस देन 1 द सिस्टम इज कोलिजनलेस। और इसकी कोलिजनलेस सिस्टम की क्या एग्जांपल है? मैंने उसने भी दी थी। प्लाज्मा में आमतौर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस जो हैं वो ज्यादा डोमिनेंट होते हैं एज कंपेयर टू द पार्टिकल्स कोलिजन्स। ठीक है, तो इसकी एक एग्जांपल जो है प्लाज्मा हो सकती है। अच्छा, आगे है 5th
फर्मी प्रेशर, अच्छा अब हम 5 और 6 फर्मी प्रेशर पे बात कर लेते हैं। अब फर्मी प्रेशर पे मैं बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है, प्रेशर का मतलब मैं कई दफ़ा एक्सप्लेन किया है कि प्रेशर निकालने का मतलब है कि आप इक्वेशन ऑफ स्टेट निकाल रहे हैं सिस्टम की, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज n/5m इंटू पी ऑफ एफ इसका स्क्वायर। जो फर्मी, ये अभी हमने निकाला पी ऑफ एफ, फर्मी मोमेंटम कहाँ निकाला है? पॉइंट नंबर 3 में। जो पॉइंट नंबर 3 में हमने फर्मी मोमेंटम निकाला है उसको यहाँ पुट करें तो हमारे पास ये प्रेशर जो है, सिस्टम का प्रेशर, फर्मी प्रेशर जिसे हम कहते हैं, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और पी एफ को अगर यहाँ थोड़ा सा पुट करें और थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये भी इन टर्म्स ऑफ आ जाता है h² और 5m 3/8 पाई इसकी पावर 2/3 इंटू n रेज़ टू पावर 5/3। तो अब यहाँ पे एक चीज़ समझ आ रही है कि फर्मी प्रेशर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सम कांस्टेंट इनटू दिस n रेज़ टू द पावर 5/3। यानी फर्मी प्रेशर जो है स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन नंबर डेंसिटी, लेकिन एक और बात समझ आ रही है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और इसके अलावा अगर आप कोई इसका प्रेशर निकालना चाह रहे हैं 0 केल्विन के अलावा, अब तक वैसे मैं सारी 0 केल्विन पे बात की है, जहां मैं इसके अलग बात करूंगा तो वहां मेंशन कर दूंगा मैं, ठीक है। अगर हम फर्मी 0 केल्विन के अलावा बात करें, पॉइंट नंबर 7 आर्बिट्रेरी प्रेशर अगर हम कोई लेना चाह रहे हैं, आर्बिट्रेरी प्रेशर का मतलब फर्मी 0 केल्विन के अलावा पी ऑफ एफ 1 + 5 पाई ओवर 12 इंटू KBT ओवर E of F फॉर any t which is greater than 0 केल्विन, बल्कि 0 केल्विन, सॉरी इसको TF लिखना है, सॉरी टेम्परेचर को टेम्परेचर के साथ कंपेयर करना है। फर्मी टेम्परेचर से हायर किसी भी टेम्परेचर के लिए वैलिड है ये प्रेशर। जी सर। फिनोमेना आ रहा है फर्मी प्रेशर इक्वल 6 है ना। जी जी। यूजुअली हम देखते हैं सिंपल प्रेशर फोर्स पर एरिया, मास ज्यादा हो तो ठीक यहाँ पे मास इन्वर्स में आ रहा है, ठीक है। मास ऑफ पार्टिकल यहाँ पे आपका पॉइंट नंबर 6 पे सवाल है हाँ जी कि ये वाला डिनोमिनेटर में आ रहा है, हाँ जी तो डिनोमिनेटर में फोर्स ऑन पर यूनिट एरिया ये डिफाइन करते हैं। एम आता है। तो आप कह रहे हैं कि एम को डिवाइड नहीं होना चाहिए, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है कि जहाँ अच्छा हाँ, लेकिन ये रिजल्ट बिल्कुल वैलिड हैं, इनमें कोई शक नहीं है, इनकी हमें उसके मुताबिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, ठीक है। हाँ वो यही है जी, वो पिक्चर वही है कि शायद अच्छा मतलब अगर छोटे क्या आप इलेक्ट्रॉन की बात करें या की बात करें, उनका मास कम होगा और नंबर डेंसिटी ज्यादा होगी, देन दे विल एक्सर्ट मोर प्रेशर। हाँ जी। अच्छा आगे पॉइंट नंबर 8 कि एनी एवरेज काइनेटिक एनर्जी मैं लिख रहा हूँ सिस्टम की और इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ई बार के साथ, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं 3 N/5 इंटू EF फॉर n पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये पॉइंट नंबर 9 है, किसी भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स चलिए कैलकुलेट करते हैं। n इक्वल्स टू 0 टू EF, 0 से लेकर फर्मी एनर्जी तक, तमाम एनर्जीज इसके दरमियान, तमाम एनर्जीज को हम इंटीरियर ले रहे हैं F ऑफ E इंटू G ऑफ E इंटू DE, ठीक है। और अगर हम 0 केल्विन पे बात करें तो 0 केल्विन पे F ऑफ E कितना होता है, हमने पढ़ा हुआ है 1, ठीक है। तो यही वाला जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा 0 टू EF और ये 1 हो गया तो G ऑफ E, ये G ऑफ E क्या है? डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है इसको उसने सॉल्व भी किया है। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है यहाँ पे G ऑफ E ये है h² ओवर 2m 3n ओवर
8 पाई रेज टू द पावर 2/3। नहीं गलत लिख दिया, ये तो मैंने फर्मी का लिख दिया, सॉरी ये नहीं है, जी ऑफ ई इट इज 4 पाई वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर 2m रेज टू द पावर 3/2 e रेज टू द पावर 1/2। ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है। चले मैं काफ़ी चीज़ें हो गई हैं। अब ये सारी मैंने फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की नॉन रिलेटिविस्टिक में रहते हुए ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। नो बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। 0 केल्विन पे भी कई केल्विन जो है फर्मी टेम्परेचर रिपोर्ट हुआ है। 0 केल्विन पे फर्मी टेम्परेचर 0 नहीं होता, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ केल्विन रिपोर्ट हुआ है रिलेटिव जी। दोबारा बताएं, फोटोन हैज जीरो केमिकल पोटेंशियल, ओके, फिर एज वेल एज It is negative. Photon. इससे केमिकल पोटेंशियल मैस 0 हुआ, मैस को केमिकल पोटेंशियल 0 हुआ। अच्छा फिर आगे उसका नेगेटिव क्या होगा? अच्छा वो पूछना ये चाह रहा है कि केमिकल पोटेंशियल क्या नेगेटिव भी हो सकता है, जो मुझे याद समझ लगी है वो यहाँ से। मतलब अगर इसको चलो मैं थोड़ा सा खोल के ओपन कर देता हूँ। ई एफ माइनस पाई स्क्वायर ओवर 12, ई एफ इधर आ जाएगा तो ई एफ से कट जाएगा एक, तो के बी टी इस सारे का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ई एफ ये आएगा। तो इसमें ये केमिकल पोटेंशियल कब नेगेटिव आ सकता है, यहाँ से को देख लें इसको कब आ सकता है, कोई कंडीशन हाई टेम्परेचर नहीं, हाई टेम्परेचर पे ये वाला पार्ट डोमिनेंट होगा इसकी निस्बत। हाई टेम्परेचर के ऊपर यहाँ से ये समझ आ रही है कि ये वाला पार्ट इस टी की वजह से डोमिनेंट हो जाएगा और केमिकल पोटेंशियल नेगेटिव आ सकता है हाई टेम्परेचर पे। यहाँ से ये बात समझ आती है 0 केल्विन पे। ये सारी डिस्कशन हम 0 केल्विन पे कर रहे हैं, ओके। अच्छा अब इसी का मैं ना थोड़ा सा हाँ फर्मी एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। फर्मी एनर्जी तो नेगेटिव है, केमिकल पोटेंशियल। अच्छा इसको ना थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेकिन मैथ में अगर ये डोमिनेंट कर जाती है ये टर्म तो फिर ये नेगेटिव आ, लेकिन हाँ चलो इसको देखते मैं इसमें के बी टी +1, ठीक है। हाँ इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें पार्शियल एफ ऑफ ई ओवर पार्शियल ऑफ ई तो ये बन जाता है -2 ओवर 2 पाई एच कट इसका क्यूब इनटू डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन ई माइनस ई एफ। काशिफ साहब आवाज नहीं जा रही है? ओके चेंज करना चाह रहे हैं माइक को? आ रही आवाज? ओके तो ये डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन कि इस पे जाके ये अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी लें तो फिर वो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन में कन्वर्ट होता है, स्टेप फंक्शन में, यूनिट स्टेप फंक्शन में, जो मैंने एक स्टार्ट में शायद दूसरे लेक्चर में हमने बात की थी, ठीक है। और इसका जो प्रेशर है इस अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक का अगर हम प्रेशर निकालना चाहें तो वो है सम एच सी ओवर 4 नहीं हाँ एच सी ओवर 4 इंटू पी ऑफ एफ। अब ये पी ऑफ एफ क्या है? ये तो प्रेशर हो गया, ये पी ऑफ एफ क्या है? फर्मी मोमेंटम, ठीक है। तो इसको अगर पुट करें यहाँ पे तो एन सी ओवर 4 3 ओवर 8 पाई
रेज टू द पावर 1/3 एन रेज टू द पावर 4/3। ठीक है, तो यहां से एक बात समझ आती है, तो ये जो प्रेशर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सम कांस्टेंट इनटू ये है, तो n रेज टू द पावर 4/3। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि इसमें प्रेशर मॉडिफाई हो गया है, यानी क्वांटम रिजीम में रहते हुए जो हमने इक्वेशन ऑफ स्टेट लिखी थी फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक केस, वो थी P इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू n रेज टू द पावर 5/3, ये नॉन रिलेटिविस्टिक में। लेकिन अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक में नंबर डेंसिटी की पावर चेंज होगी, ये 4/3। ये वाली सर H होगा, ये वाला HC, ये हाँ हाँ ये H है, ओके ओके थैंक यू, ये N लग रहा था, H है, बिल्कुल H है, ये 2 N नहीं अपीयर हो सकते ये H है, थैंक यू। तो इसमें जो मैं रिजल्ट बताना चाह रहा था कि अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक लिमिट में नंबर डेंसिटी यानी जो है डेंसिटी का फंक्शन जो है प्रेशर वो है, लेकिन वो मॉडिफाई हुआ है, यहाँ 5/3 पावर है तो यहाँ 4/3 पावर है। तो अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक लिमिट में नंबर डेंसिटी का फंक्शन जो है पावर जो है वो चेंज हुई है। ठीक है, मेरा ख्याल यहाँ तक काफ़ी है फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। आगे मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ उस पर, अभी आज टाइम है हमारे पास 12:30, नहीं 12:30 नहीं, एक पूरा पढ़ा हुआ है, कंपैरिजन पढ़ा हुआ है तीनों डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का, अच्छा भला काम है। हम 1 बजे तक ले जाते हैं इसे। ठीक है, ये जो मैं फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को खत्म कर रहा हूँ यहाँ पे, और बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ कमेंट्स में कर देता हूँ कि उसकी एप्लीकेशन फोटॉन्स हैं, फोनॉन्स हैं, पूरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, स्पेक्ट्रम है, वो सारे बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से एक्सप्लेनेबल हैं। अच्छा, अब हमने काम करना है वो ये है कि तीनों डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, क्लासिकल वाला यानी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तीनों का एक कंपैरिजन देख लेते हैं। उसमें साथ ही जो है वो बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, इसको एक कंपैरिजन में देख लेते हैं। इसके लिए ना आप पूरा बोर्ड मुझे यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहला हिस्सा है फर्मियॉन्स, दूसरा है बोसॉन्स, और तीसरा है क्लासिकल गैस या क्लासिकल एक आएगा क्लासिकल गैस या क्लासिकल पार्टिकल्स। ठीक है, CLASS ही आना, ठीक है, क्लासिकल गैस या क्लासिकल पार्टिकल्स। तो अब ये वाला जो जितनी भी डिस्कशन है ये हम क्लासिकल पार्टिकल्स के ऊपर करेंगे, और ये वाली दोनों क्वांटम पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इनकी कंपैरिजन देख लेते हैं जी। फर्मियॉन्स में हाई कपलिंग पैरामीटर, यानी फर्मियॉन्स में हाई कपलिंग पैरामीटर है। कपलिंग पैरामीटर को मैं से रिप्रेजेंट करूं, और मैंने ये बताया था कि कपलिंग पैरामीटर क्या होता है, इट्स अ रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हायर केमिकल पोटेंशियल है, हायर कपलिंग पैरामीटर। और बोसॉन्स के केस में ये एप्लीकेबल इस सेंस में नहीं है, लेकिन क्लासिकल पार्टिकल्स में स्मॉल कपलिंग पैरामीटर। ठीक है, यानी दैट इज लेस देन 1। तो ये कंपैरिजन ये है। दूसरा कंपैरिजन ये कि दोनों क्वांटम पार्टिकल्स हैं और वो क्लासिकल पार्टिकल हो गया। तीसरा, अच्छा जब मैं अभी शायद हेडिंग इस तरह देना मुनासिब होगा क्योंकि हमने अभी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस पढ़े हैं, तो मैं इसको लिखता हूं बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, ताकि लिंक हो जाए ना तीनों डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस। बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की ही तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स आगे इस तरह बयान हो जाएंगी। तीनों असल में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस को मैं कंपेयर कर लूंगा इससे, और इसको फर्मी डायरेक्ट फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ओके, और इस तरह ये वाला जो है क्लासिकल की बजाय इसको ना मैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लिखता हूँ, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ओके,
ठीक है। असल में अभी हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस पढ़े हैं क्लासिकल में भी, और तो उनका कंपैरिजन इसमें इस तरह आ जाएगा। अदरवाइज लगता है जैसे हम पार्टिकल्स का कंपैरिजन कर रहे हैं। ओके, नंबर 2, स्मॉल इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, और इसमें भी स्मॉल, इसको मैं डी लिख दूं, स्मॉल इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। यहां भी स्मॉल डी है, यानी स्मॉल इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है, लेकिन यहां पे लार्ज इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेज हैं। जैसे गैसेज में होता है, काफ़ी कुलियंस रैंडमली कर रहे होते हैं। ये जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, इसको हम गैसेज पे तो अप्लाई करते हैं ना, ग्लासेस को किसी भी प्रेशर पे। आप वैक्यूम में भी चले जाएं तो वैक्यूम में मौजूद भी जो पार्टिकल्स हैं, गैस पार्टिकल्स, बेशक वो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले हैं, बेशक हाइड्रोजन या ले लें जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स की है, तो वहाँ भी जो उसकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होंगी, जो उसकी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होंगी, वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को ही फॉलो करेंगी। ठीक है, तो उनमें पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। तो किसी भी आप ले लें प्रेशर पे या किसी भी ले लें टेम्परेचर पे, तो इनका इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है वो लार्ज होता है। पॉइंट नंबर 3, इसका जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, इट इज ग्रेटर देन डी, और इसको मैंने जो उस कंडीशन की फॉर्म में लिखा था कि एन लैम्डा डी बी, इन दोनों का प्रोडक्ट और इसकी पावर क्यूब, ये जो है ये ग्रेटर देन 1 होता है। ये वो लिमिट है जो मैंने क्वांटम के लिए लगाई थी। ठीक है, और मैंने बताया था जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है, इट इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ डेंसिटी, 2/3 1/3 1/3 1/3। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है वो लार्ज होगा अगर डेंसिटीज कम है, लेकिन अगर डेंसिटीज बढ़ा देंगे तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो इट्स अ फंक्शन, इनवर्स फंक्शन ऑफ डेंसिटी। तो अब ये है वो क्वांटम लिमिट। अगर इसको बराबर भी कर दिया जाए तो फिर भी ठीक है, फिर भी क्वांटम है, लेकिन अगर लेस करेंगे तो वो क्लासिकल लिमिट में चले जाएंगे। तो इन पे भी शायद इसी तरह एप्लीकेबल है, और इनके लिए लिमिट इनवर्स हो जाएगी, यानी एन लैम्डा डी बी क्यूब इज लेस देन 1। ओके, नेक्स्ट है जी कि आइडेंटिकल पार्टिकल्स होते हैं। अभी मैंने आइडेंटिकल पार्टिकल्स की वजाहत भी दी आपको, और ये जो है ये इनडिस्टिंग्विशेबल, ये टर्मिनोलॉजीज आइडेंटिकल पार्टिकल्स, डिस्टिंग्विशेबल, इनडिस्टिंग्विशेबल हमारे लिटरेचर में मौजूद होती हैं उस सेंस में। तो सेम इज हियर, और ये जो है ये डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स है। डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, हाँ जी 5, ये डीजेनरेट हो सकते हैं। सर बस मुझे 1 बजे तक टाइम चाहिए होगा, 10 से 15 मिनट और चाहिए, ये कंपैरिजन मुकम्मल हो जाएगा। 1:30 बजे, हाँ ओहो ठीक है, मेरे जहन में नहीं सर, मुझे 5 से 7 मिनट में क्लोज कर दूंगा। ठीक है, अच्छा ये डीजेनरेट होते हैं हाई नंबर डेंसिटी पे और लो टेम्परेचर पे। सर गेस्ट आगे हुए हैं? नहीं, इसके अलावा सर 15-20 मिनट नहीं, मुझे बस 5 मिनट मुझे चाहिए, 5 मिनट की गुंजाइश मुझे दे दें, बस मैं क्लोज कर दूँ। सर वो लेक्चर्स फिर ना वो डिवाइड हो जाते हैं, मैं कह रहा हूँ इसकी कंटिन्यूटी में बस 5 मिनट दे दें, मैं इसको खत्म कर, और फिर ये नॉन डीजेनरेट है। ठीक है, तो ये लिमिट याद रखनी चाहिए कि डीजेनरेट तभी होंगे जब हाई डेंसिटीज हैं और लो टेम्परेचर्स हैं। और 6, ओबे पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और बोसॉन्स जो है यानी ये जो है दे डोंट ओबे पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। मैं सर फोन क्लोज करवाना चाह रहे थे, मैं सर को कह दिया चले देखते हैं, और ये ओबे नहीं करते, दे डोंट ओबे, ये किसी की नहीं मानते,
पाली की भी नहीं मानते। हाँ, प्रिंसिपल को इस बात से कि वो ऑक्यूपाई कर लें। ये कैनॉट ऑक्यूपाई सेम क्वांटम स्टेट। क्वांटम स्टेट, स्टेट नहीं, क्वांटम स्टेट। एक स्टेट में तो ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन क्वांटम स्टेट में दो नहीं हो सकते। और ये ऑक्यूपाई कर सकते हैं, कैन ऑक्यूपाई सेम स्टेट या क्वांटम स्टेट। और ये भी दे कैन ऑक्यूपाई सेम स्टेट या सेम एनर्जी स्टेट। और ये है हाफ स्पिन, हाफ इंटीजर स्पिन। स्पिन होती है इनकी हाफ, जैसे इलेक्ट्रॉन की हाफ है, और इसकी इंटीजर होती है। इंटीजर स्पिन जैसे 1 0, और ये इस पे स्पिन इस तरह एतबार एप्लीकेबल नहीं है। और ये एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन है। एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन, और इनके सिमेट्रिक होते हैं, बोसॉन्स के सिमेट्रिक वेव फंक्शंस, और ये इन पे एज सच एप्लीकेबल नहीं है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। वेव फंक्शन हम क्लासिकल पार्टिकल्स की बात नहीं करते, कि उनको हम वेव फंक्शन चाहिए होता है। अच्छा, जुमे का भी टाइम हो रहा है, तो इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। चलिए 10 अगर 9 थे तो ये 10वां पॉइंट है कि ये डेंस सिस्टम्स हैं, जैसे सॉलिड एग्जांपल फॉर एग्जांपल, और ये रेडिएशन हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जैसे फोटॉन्स, ठीक है। और ये डाइल्यूट गैसेस, डाइल्यूट कह देना काफ़ी है। डाइल्यूट सिस्टम्स, गैसेस या लिक्विड दोनों हो सकते हैं, पर गैसेस की बजाय इसको मैं फ्लूइड करता हूँ। डाइल्यूट फ्लूइड्स ज़्यादा मुनासिब टर्म है, कि फ्लूइड में दोनों आ जाते हैं, गैसेस भी और लिक्विड्स भी। ओके, आगे हीट ट्रांसफ़र जो है इनमें बाय कंडक्शन। सॉलिड में जो हीट ट्रांसफ़र है वो कंडक्शन में डोमिनेंट होती है, और इसमें हीट ट्रांसफ़र बाय रेडिएशन। और इनमें आमतौर पे कन्वेक्शन, बाकी भी होती है, मैं डोमिनेंट बता रहा हूँ मैं, बाकी भी तीनों हो सकती हैं, लेकिन डोमिनेंट मैकेनिज्म में आमतौर पे ये ऑब्जर्व किए जाते हैं। अच्छा, इसमें वो एटम्स जो ऑड न्यूट्रॉन्स रखते हैं वो भी इसको फॉलो करते हैं ऑब्जर्वेशन के मुताबिक। एक्सेप्शनल केस भी हो सकता है, लेकिन ऑड न्यूट्रॉन्स हम फर्मियॉन्स को लेते हैं। और एटम्स विद इवन न्यूट्रॉन्स, और ये इन पे एप्लीकेबल इस तरह ये रूल नहीं है। अच्छा, इसके एग्जांपल्स में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। और इसकी फोटॉन, फोनॉन, ग्लूऑन, और इसी तरह हीलियम 4, ठीक है, हीलियम 4 वो भी है, हिग्स बोजान। अच्छा, ठीक है, ओके जी, हिग्स बोजान वो भी इसमें आ जाएगा। बोजान है तो बोजान कैटेगरी में आएगा, ठीक है। ओके, आगे गैस मॉलिक्यूल्स। अच्छा, आगे एट लो T दे आर सुपर कंडक्टर्स, ठीक है।
और इनको भी एट लो टी दे आर BEC, बोज आइंस्टाइन कंडेंसेशन, जो हम आर्टिकल नहीं कर सके ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, करना चाहिए था। और इसी तरह एट लो डेंस फ्लूइड्स, ठीक है, क्लासिकल पार्टिकल्स जो हैं वो डेंस फ्लूइड्स बनाते हैं। और आगे पांचवा प्रोबेबिलिस्टिक इन सेंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई होता है, ठीक है। और फिर ये भी प्रोबेबिलिस्टिक है, इसका मतलब है कि यहाँ भी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई होता है। और ये डिटर्मिनिस्टिक है, ये डिटर्मिनिस्टिक है और इनका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ डोंट अप्लाई हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है जी। और क्या बात में थी, एक हमारा पॉइंट रह गया, वो ये था कि हाई टेम्परेचर और लो डेंसिटी लिमिट पे दोनों डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस वो मैक्सवेलियन में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी बोज आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी और फर्मी डायराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी हाई टेम्परेचर विद लो डेंसिटीज वो कन्वर्ट हो जाते हैं मैक्सवेलियन में। ये किया जा सकता है, अभी 2-3 स्टेप्स हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा इसको, ठीक है। कोई और चीज़ मैं एक कंटेंट्स में देख लूँ, रह ना गई हो, बस वो यही कन्वर्जन है जो मैंने आपको बताई है, उसको मैं मज़ीद नहीं कर रहा, लेकिन ये याद रहना चाहिए हाई टेम्परेचर पे ये दोनों कन्वर्ट हो जाती है मैक्सवेलियन में। तो यहाँ पे ये लेक्चर आज का मुकम्मल हुआ। बहुत शुक्रिया। जी जी जी।